अब इसे निहारने में यार इतना वक्त निकल गया कि रिव्यू करने में थोड़ी सी देर हो गई है। वैसे आप वीडियो का टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज का डिस्कशन ना थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, लेकिन हाँ भाई ये PS5 Pro का ऐसा रिव्यू होगा जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। सबसे पहले तो अपन ना सारी एक्सेसरीज कनेक्ट करके देखेंगे विद वर्टिकल स्टैंड एंड इवन डिस्क ड्राइव। उस हिसाब से भाई टोटल कॉस्ट पता लगाएंगे, कॉस्ट एनालिसिस होगा, PS5 एंड PS5 Pro को कंपेयर किया जाएगा, दोनों में गेम्स खेल कर देखा जाएगा कि भाई कौन सा बेटर है, और साथ ही भाई सेम कॉस्ट के पीसी और एनवीडिया के नए RTX 5070 के मुकाबले भी देखेंगे कि क्या है भाई वर्थ इट है या फिर नहीं। फिर इसके फ्यूचर की भी बात होगी कि यार इस पे क्या क्या गेम्स आएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना भाई, काफी ज्यादा बड़ी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो भाई शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो भाई पहले ही बता दूं कि यार ये ना इंपोर्टेड यूनिट है, इसलिए डिलीवरी लाने करने में ना आउटर बॉक्स थोड़ा सा इधर उधर से फट गया, बट हाँ भाई इससे ना अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी भाई प्लेस्टेशन के सभी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग अंदर से भी सॉलिड रहती है। सबसे पहले निकलता है एक कंट्रोलर, देन साइड में ही भाई कुछ गेम्स की डिस्क है। निकालते हैं डिवाइस को जो लिपटा है भाई पूरी बबल रैपिंग में। तो भाई ये रही डिवाइस की ऑफिशियल पैकेजिंग जो हल्की सी डैमेज हो गई है। इनर बॉक्स भाई प्योर व्हाइट देखने को मिलता है और ये बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है आउटर बॉक्स के मुकाबले। ये भारी भाई एक Type-C to Type-C केबल और प्लास्टिक स्टैंड इसमें पड़े थे। बॉक्स ओपन करते ही भाई एक पावर कॉर्ड और HDMI केबल भी मिली, कुछ बुकलेट्स और गाइड्स, और अब तो भाई निकालते अपना स्टार ऑफ द शो। अब मुझे इस यूनिट की टोटल कॉस्ट अराउंड भाई 80,000 रुपए पड़ी थी, जिस पर 1000 का डिस्काउंट हो गया था। एंड उस डील में ना भाई क्लासिक कंट्रोलर की जगह मुझे अपनी पसंद का एक कस्टम कैमोफ्लेज वाला कंट्रोलर और 2 गेम्स भी फ्री मिलते हैं, EA FC25 और रोबोकॉप। कंट्रोलर हमारे यार बिल्कुल सेम ही है जो कि हर PS5 के साथ आता है, बस इसमें कैमो डिजाइन बना हुआ है और काफी कूल भी लग रहा है। अब आप कंसोल को चाहो तो भाई वर्टिकल रख सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल। अनबॉक्सिंग करते समय हमें जो प्लास्टिक स्टैंड्स मिले थे भाई वो तो बिल्कुल ही काम चलाऊ से लगते हैं, मतलब बस ऐसे बीच में लग जाएंगे और फिर यार अपने कंसोल को लिटा दो। लेकिन भाई मैं पर्सनली ये हॉरिजॉन्टल लुक नहीं पसंद करता कंसोल्स की। अब ओरिजिनल PS5 के साथ भाई ये प्लास्टिक का वर्टिकल स्टैंड फ्री में मिलता था, बट यार एप्पल बनने की चाह में अब सोनी वर्टिकल स्टैंड भी अलग से बेचने लगा है। तो मैंने लगे हाँ तो भाई 2300 रुपए देकर इसे भी मंगवा ही लिया। ये वही सेम स्टैंड है जो कि PS5 Slim में भी लगता है और PS5 Pro के साथ भी कंपैटिबल है। बॉक्स में भाई एक मेटल रिंग और उसके बीच में लगा ये प्लास्टिक बेस है जो PS5 में स्क्रू से फिट हो जाएगा। ये ना एक एक्स्ट्रा प्लास्टिक का पीस भी मिलता है जो कि पुराने वाले मॉडल्स के साथ कंपैटिबल है, लेकिन PS5 Pro में इसकी कोई जरूरत नहीं है। और स्टैंड इंस्टॉल करना भी यार काफी ज्यादा ईजी है, बस कंसोल को उल्टा खड़ा कर दो और ये ना एक छोटी सी कैप है जिसे हमें हटाना पड़ता है। फिर यार इस पर ना स्टैंड प्लेस करो और स्क्रू टाइट कर दो, बस फिर हो गया। तो भाई स्टैंड के साथ यार कंसोल कुछ ऐसा दिखेगा। अब वैसे मैं बता दूं कि यार बिना स्टैंड के भी ये कंसोल बिना किसी दिक्कत के खड़ा हुआ था इतने सालों से। किसी की मजाल नहीं थी कि भाई इसे गिरा सके, अनलेस कोई कांडी बच्चा आए और सीधा इस पे फुटबॉल ही दे मारे। तो भाई स्टैंड लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी भाई ये ऐसे ही खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन हाँ भाई जो नेक्स्ट एक्सेसरी है शायद आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आपके पास भी मेरी तरह काफी सारी डिस्क है, क्योंकि PS5 Pro डिफॉल्ट डिजिटल एडिशन में आता है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ डिजिटल गेम्स ही यूज कर पाऊंगा। इसलिए भाई अलग से डिस्क ड्राइव भी खरीदनी पड़ी मुझे, जिसकी ऑफिशियल कॉस्ट तो भाई इंडिया में वैसे 10 से 11,000 के बीच में रहती है, बट यार ये इतनी अनपॉपुलर एक्सेसरी है कि यार इसका स्टॉक ही नहीं होता इंडियन रिटेलर्स पे, तो वो भी बाहर से इंपोर्ट कराते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर्स। एंड इसमें फिर से भाई कोई वारंटी नहीं मिलती, ऊपर से 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा ही देने पड़ते हैं। सो मेरी डिस्क ड्राइव भाई यूएस से आई थी और टोटल कॉस्ट इसकी 14,250 की पड़ी। तो जल्दी जल्दी भाई इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर मिलते हैं ये प्लास्टिक के स्टैंड्स जो PS5 Pro के बॉक्स में भी थे, फिर मिलता है भाई प्लास्टिक का एक साइड कवर जो लगेगा यार डिस्क ड्राइव के ऊपर, एंड फाइनली भाई हमारी डिस्क ड्राइव। अब दिखने में ये तो भाई बिल्कुल नॉर्मल ही है, लेकिन यार बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक कनेक्शन पोर्ट है जिससे कनेक्ट होकर ही भाई हमारे गेम्स चलेंगे। भाई इसे देखकर लगता तो नहीं कि कोई नासा वाली टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, फिर कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं आ रहा भाई इसका। खैर अब करते हैं यार इसे इंस्टॉल। प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले बस डिवाइस को एक साइड लेटाओ, फिर हटाएंगे यार अपना प्लास्टिक का साइड पैनल, जिसको खोलते हुए यार आपको क्लिक्स की आवाज सुनाई देगी। पैनल हटाकर भाई उसे रख दो संभाल के, क्योंकि यार उसकी अब ना कोई जरूरत नहीं है। अनबॉक्स करते समय जो मैंने कनेक्शन पोर्ट दिखाया था वो लगेगा अब हमारे PS5 Pro में। तो बस ड्राइव को सही से प्लेस कर दो पोर्ट के ऊपर और थोड़ा सा जोर लगाकर पुश करोगे ना तो वो अपनी जगह लॉक हो जाएगी। ड्राइव लग जाने के बाद जैसे हमने भाई प्लास्टिक का कवर हटाया था ना, बिल्कुल वैसे ही अब हम डिस्क ड्राइव के साथ मिलने वाला कवर लगा भी देंगे। और ये बन गया भाई हमारा कंप्लीट PS5 Pro सेटअप। बूटअप करके चेक करते हैं कि यार ये एक्सेसरी काम भी करती है या फिर नहीं करती। लेकिन हाँ भाई जैसे ही मैंने लगाया ना वैसे ये नोटिफिकेशन आ गया कि भाई ये जो डिस्क है वो इसके साथ रजिस्टर हो जाती है। सो अब समझ आ रहा है कि क्यों इसकी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बन पा रही है, बिकॉज भाई ऑफिशियल प्रोडक्ट है। सही है भाई, बीमारी बनाओ और दवा बेचो। यूएस से मंगवाए से तो कोई धोखा ना हो जाए, तो भाई डालते हैं इसमें अपनी साइबरपंक की डिस्क। वैसे मैंने 25,000 रुपए के गेम्स रिसेंटली अनबॉक्स किए थे, वो वीडियो भी चेकआउट करना, उसमें डिस्क भी अनबॉक्स करी थी। और ये तो भाई हमारी डिस्क भी रीड हो चुकी है, चलो राहत की सांस मिली। बाकी यहीं पर एक बटन भी है जिसे प्रेस करके भाई डिस्क बाहर आ जाएगी। OG PS5 में तो ये बटन भाई पावर के साथ ही होता था, क्योंकि तब डिस्क ड्राइव सिस्टम में बनी आती थी। सो अगर अब मैं फाइनल कॉस्ट देखूं ना तो मुझे वो पड़ी है भाई 95,550 रुपीज की। चलो हाँ, मैंने
वर्टिकल स्टैंड फालतू में खरीदा था और मेरे कंसोल के साथ भाई बंडल में एक्स्ट्रा गेम्स भी आए थे। लेकिन अगर वो भी हटा दूं ना तो इसकी फाइनल कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 85,000 रुपीज की पड़ेगी। तो जब हम इसे पीसी वगैरह से कंपेयर करेंगे ना तो इसी प्राइस को ध्यान में रख के करेंगे। अब देखो ये कंसोल अभी इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं है, जिसके लिए सोनी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया कि वाईफाई 7 की अनअवेलेबिलिटी की वजह से PS5 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है, जो बस बहाना ही है क्योंकि वाईफाई 7 वाले लैपटॉप्स और फोन तो भाई खूब बिक रहे हैं इंडिया में। सो ये कभी ना कभी तो आएगा, बट जब आएगा ना तो लोग इसे 70,000 पे स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। देखो डिजिटल एडिशन का PS5 Slim यहाँ पे 45,000 का मिलता है। अब उसके मुकाबले भाई 1 TB की स्पेस एक्स्ट्रा मिली तो उसका आप अप्रोक्सीमेटली 7-8 हजार लगा लो, फिर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस एंड PSSR भी मिल रहा है, तो चलो भाई उसको मिला के भी यार इसकी प्राइसिंग ना 60 से 65,000 के बीच में ही होनी चाहिए। बट सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि यूएस में इसकी कॉस्ट $700 थी, सो इंडिया में भाई ये डायरेक्ट 70,000 का हो जाएगा, जो अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब मेरे पास ऑलरेडी भाई OG PS5 है, जो आज भी भाई बेस्ट PS5 है मेरे ओपिनियन में। एटलीस्ट उसमें PS5 Slim की तरह एक कॉस्ट कटिंग और चीप सी ग्लॉसी प्लास्टिक तो नहीं डाली गई है, बट हाँ PS5 Pro की लुक ना थोड़ी स्लिम के जैसी ही रखी गई है। बस साइज में ये स्लिम से थोड़ा सा बड़ा है और OG PS5 से थोड़ा सा छोटा। बाकी लुक्स में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब दूर से कोई देख के तो यही बोलेगा कि यार बाबा अपना PS5 इधर दे दे गेम्स खेलने के लिए। जिसके बाद तुम्हें उसके साथ दोस्ती रखनी है या फिर नहीं रखनी हो तुम्हारी मर्जी है। हाँ कोई ज्यादा बड़ा एंथुसियास्ट हुआ तो पकड़ पाएगा कि वाह भाई तेरे पे तो प्रो है, बट हाँ चेकआउट करने के नाम पे ज्यादा टची होने की कोशिश करे ना तो दोस्ती तोड़ देना। पोर्ट्स और बाकी कनेक्शंस की बात करें तो भाई फ्रंट में PS5 Slim की तरह ही 2 Type-C पोर्ट्स मिलते हैं इसमें, जहां पुराने वाले में भाई सिर्फ एक Type-C और एक USB पोर्ट था। आ जाए बैक साइड पर तो भाई इसमें आता है HDMI पोर्ट, एक LAN पोर्ट और 2 USB पोर्ट्स, जो भाई सेम है बेस PS5 से, बस ओरिएंटेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। फर्स्ट लुक में भाई जैसे मैंने बताया था कि यार ये PS5 Slim जैसे ही दिखता है, लेकिन यार उसकी ग्लॉसी फिनिश की जगह ना ये पूरा मैट में आता है। चलो भाई ये तो अच्छी बात है, क्योंकि यार मेरे को Slim की वो ग्लॉसी प्लास्टिक लुक ना बहुत चीप लगती थी और स्क्रैचेस भी यार ग्लॉसी पे ज्यादा पड़ते हैं। बट हाँ भाई फिर मैट गंदा भी जल्दी हो जाता है बिकॉज उसमें मिट्टी फंस जाती है। खैर इस पे अपना ये सिग्नेचर 3 ब्लैक स्ट्राइप्स भी हैं, इनका कुछ यूज तो नहीं है, बस इजीली भाई डिफरेंशिएट करने के लिए डाले गए हैं PS5 Slim से। बढ़ते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पर तो भाई नॉर्मल PS5 के 10.28 टेराफ्लॉप्स के GPU पावर के मुकाबले इसमें भाई 16.7 टेराफ्लॉप्स यानी कि 67% ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है, जिसका वैसे रियल गेमिंग टेस्ट में दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। खैर इन्हीं के साथ एडवांस्ड रे ट्रेसिंग और अपनी खुद की अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी PSSR या फिर PlayStation स्पेक्ट्रल सुपर रेजोल्यूशन का सपोर्ट भी मिलता है। ये Nvidia की DLSS या फिर AMD की FSR की तरह है, मतलब इमेज की क्वालिटी को बढ़ा देगा ताकि आप हाई रेजोल्यूशन गेमिंग कर पाओ, एंड मे बी यार फ्रेम्स भी बढ़ा देगा। फिर इसमें भाई 2 TB की SSD स्टोरेज मिलती है, जो कि OG PS5 में सिर्फ 825 GB की थी और Slim में सिर्फ 1 TB की। रैम भी भाई अपग्रेड हो गई है, OG PS5 में 16 GB की GDDR6 मिलती थी, बट अब उसके साथ भाई 2 GB की एडिशनल GDDR5 रैम भी मिल रही है। सोनी के अकॉर्डिंग ये जो एक्स्ट्रा रैम है ना, ये UI और बैकग्राउंड प्रोसेसेस को संभाल लेगी, ताकि जो पूरी 16 GB है वो सिर्फ गेमिंग में ही यूज हो। चलो ये तो इंटरनल कंपोनेंट्स की बात हो गई, बट UI में कोई चेंज नहीं है, इवन कंट्रोलर भी सेम ही देखने को मिलेगा। एक गेम बूस्ट फीचर जरूर है जिसकी मदद से PS4 के गेम्स एनहांस हो जाएंगे। वाईफाई 7 का सपोर्ट है, लेकिन 5 GHz और बाकी नेटवर्क्स भी बिना किसी इशू के सपोर्ट हो रहे हैं। पर इन स्पेक्स से कुछ फायदा भी है या फिर ये बस गिमिक ही है? चलो इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अपने OG PS5 से। तो यार भाई UI, सेटअप, डिस्क लोडिंग और गेम बूटअप टाइम सब कुछ एकदम आइडेंटिकल है दोनों में। और परफॉर्मेंस जैसे कि फ्रेम रेट्स मेजर करना है एंड प्रॉपर बेंचमार्क तो भाई हम मेजर कर नहीं सकते कंसोल पे, तो फिर गेम्स को साइड बाय साइड रन करके ही देखना पड़ेगा कि यार क्या डिफरेंस है। शुरू करते हैं भाई स्पाइडरमैन 2 से। तो नॉर्मल PS5 में गेम को रन करते समय सिर्फ 2 ही ग्राफिकल ऑप्शंस मिलते हैं, परफॉर्मेंस और फिडिलिटी। और जैसा आप नाम से समझ सकते हो, परफॉर्मेंस मोड में FPS को प्रायोरिटी रखा जाता है और फिडिलिटी में विजुअल्स को। प्रो में इन दोनों मोड्स के अलावा भाई एक PS5 Pro एनहांस्ड मोड भी देखने को मिलता है, जो कह सकते हो कि यार इनके बीच का कहीं आता है, यानी 60 FPS के साथ थोड़े से बेटर विजुअल्स। लेकिन यार वो बेटर विजुअल्स भैया हमें तो ना दिखे, आप खुद ही जज कर लो। पहला सीन हमने लिया भाई एवेंजर्स टावर के टॉप से, जिसमें दोनों ही डिवाइसेस का फिडिलिटी मोड ऑन था। अब बेस PS5 में तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई बेटर विजुअल से FPS 30 पर ही कैप हो जाते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन भाई प्रो पर भी यार सेम ही हाल है। इवन फिडिलिटी पर तो भाई दोनों ही मैक्स विजुअल्स टारगेट कर रहे हैं, और मुझे पर्सनली फिडिलिटी प्रो में कुछ अलग सा नहीं दिख रहा, और गेम भी भाई 30 ही FPS पे चल रहा है, जबकि मैंने 120 हर्ट्ज ऑन कर रखा था। सेम सीन परफॉर्मेंस मोड से रिविजिट करने पर भाई फाइनली एटलीस्ट गेम प्ले तो स्मूथ हुआ, लेकिन यहाँ भी यार मुझे दोनों में विजुअली या फिर FPS वाइज कोई फर्क नहीं लगा। वैसे अच्छे टेक्सचर्स की बेस्ट पहचान होती है फॉइलेज या घास फूस, तो भाई मैं गया एक ओपन फील्ड में इन्हें देखने के लिए, और इस बार हमने शुरू किया परफॉर्मेंस मोड से। तो भाई झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन यार मुझे जरा सा भी फर्क नहीं लग रहा इनमें। चलो फिडिलिटी भी ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ PS5 Pro में रे ट्रेसिंग के इफेक्ट्स थोड़े से बेटर दिख रहे हैं। अब मैंने इन्हें 2K रेजोल्यूशन में खेला था, तो हो सकता है कि भाई अगर आप कम रेजोल्यूशन के डिस्प्ले पे खेल रहे हो इसे, तो आपको वो भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। फिर ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर करते समय कई सारे बैनर्स या फिर पोस्टर्स भी लगे होते हैं, उनकी टेक्सचर क्वालिटी भी देख लेते हैं एक बार। अब इसमें शायद थोड़ा क्लियरली बेटर कलर्स और टेक्सचर्स PS5 Pro में दिख रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ कमेंट्स में कि भाई क्या फर्क दिखा आपको। देन अगला गेम मैंने टेस्ट किया गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, और सेम इसमें भी भाई PS5 Pro एक एडिशनल एनहांस्ड मोड ऑफर करता है। तो नजर डालते हैं यार गेम के स्टार्टिंग सीक्वेंस पर। एनहांस्ड
एडवांस्ड और नॉर्मल परफॉर्मेंस मोड्स के बीच। फिडिलिटी मोड पर भी कुछ डिटेल्स और कटसीन्स थे, तो भाई इनमें भी कोई नोटिसेबल डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा। इवन मुझे तो फिडिलिटी और परफॉर्मेंस मोड के बीच भी कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, बस FPS आधे हो जा रहे हैं। मूव ऑन करते हैं भाई एक और सोनी एक्सक्लूसिव चैलर ब्लेड पर। अब इस गेम को टेस्ट करने का रीजन था इसमें अवेलेबल मल्टीपल प्रीसेट्स, यानी कि 5 परफॉर्मेंस और ग्राफिकल ट्वीक्स जिन पर भाई हम गेम को टेस्ट कर पाए। और भाई इन 5 में से 2 तो बेस PS5 पर लॉक थे, प्रो और प्रो मैक्स प्रीसेट्स। ऐसे नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। तो भाई मैं करूंगा कंपेयर बेस PS5 के प्रायोरिटाइज विजुअल्स मोड को PS5 प्रो के प्रो मैक्स मोड से, और रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं। शार्पनेस और टेक्सचर क्वालिटी इसमें PS5 Pro की थोड़ी सी बेटर लग रही है, लेकिन अगर साइड बाय साइड ना देखो ना तो शायद ही आपको कोई फर्क लगेगा। तो आप समझ ही लोगे यार डिफरेंसेस माइन्यूट ही हैं इधर भी। एंड भाई अब फाइनली आते हैं उस गेम पर जिससे भाई सबसे पहले अनाउंस किया गया था PS5 Pro के लिए, यानी भाई द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रिमास्टर्ड। अब जिन लोगों ने ओरिजिनल वर्जन खेला है ना, उन्हें तो भाई रिमास्टर होने की वजह से काफी बेटर लगेंगे विजुअल्स, लेकिन स्पेसिफिकली इस गेम के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई कई कई जगहों पर फर्क साफ है। जैसे कि एली को ही देख लो भाई, उसके बाल और फेशियल डिटेल्स बहुत ज्यादा बेहतर लग रहे हैं PS5 Pro पे। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की लाइटिंग और रे ट्रेसिंग इस सीन में आप देख पाओगे जो एक हद तक भाई सेम ही लगी। कुछ और छोटी मोटी डिटेल्स जैसे कि इन लॉक्स के टेक्सचर्स भी भाई PS5 Pro में थोड़े से बेटर लग रहे हैं। इनके अलावा गेम प्ले वाइज अगर NPC की डिटेल्स पर भी फोकस करें ना तो रिजल्ट्स ऐसे हैं। इधर OG PS5 ने इनके फेसेस थोड़े से स्मूथ कर दिए, जबकि Pro में भाई डिटेल्स काफी अच्छे से कैप्चर्ड है। बट अगेन भाई इतने छोटे डिफरेंसेस एक नए PS5 Pro के लिए वर्थ इट है भी या नहीं, वो आप डिसाइड करो। तो अब ये सवाल भी भाई आप में से कई लोगों का होगा कि यार भाई PS5 Pro खरीदूं या फिर PC बिल्ड कर लूं। तो बहुत से रिव्यूअर्स ने ना सेम प्राइस में कस्टम PCs भी बिल्ड किए जो PS5 Pro जितनी या फिर उससे बेटर परफॉर्मेंस भी दे पा रहे हैं। वैसे तो डिफरेंस इतना कम था कि यार क्या बेटर है वो बताना मुश्किल है, बट हाँ भाई कुछ रिव्यूअर्स ने ना कॉस्ट कटिंग के लिए सस्ते एंड सेकंड हैंड कंपोनेंट्स भी यूज कर लिए थे। सो नई चीज को पुरानी से कंपेयर करना भाई फेयर नहीं होगा, इसलिए अगर हम बिल्कुल ही नए कंपोनेंट्स का यूज करके PC बिल्ड करेंगे ना तो PS5 Pro जैसी सेम परफॉर्मेंस तो भाई नहीं मिलने वाली सेम प्राइस में। बट हाँ फिर अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके एक PC बिल्ड करते हो तो कम से कम भाई ज्यादा फ्रेम रेट्स मिल जाएंगे, इवन आप उसमें गेमिंग के अलावा बाकी काम भी कर पाओगे। सो हाँ भाई फिर डिबेट PC वर्सेस कंसोल में शिफ्ट हो जाती है, जिसमें मैं अभी जाना नहीं चाह रहा। बट गेमिंग के मामले में तो भाई सेम प्राइस का PC PS5 Pro को नहीं हरा पाएगा। और अगर एक बार को भाई सेम कॉस्ट की कंडीशन हटा भी दी जाए ना तो RTX 5070 शायद बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता है PS5 Pro का, क्योंकि Nvidia के अकॉर्डिंग भाई ये 4090 के बराबर परफॉर्मेंस दे रहा है। अब इसमें कितना सच है वो जानने के लिए भाई आप ये RTX 50 सीरीज वाली वीडियो देख सकते हो। और वैसे भी यार भले ही GPU सिर्फ $549 का है जो कि PS5 Pro की $700 से कम है, बट फिर आप सिर्फ GPU पे ही थोड़ी गेम खेल लोगे, इसके साथ पूरा PC भी तो बिल्ड करना है। तो मान लो भाई अप्रॉक्स $1400 से $1500 में आपका PC पड़ जाएगा। PS5 Pro की भी यार फाइनल कॉस्ट अगर डिस्क ड्राइव और स्टैंड वगैरह लगा देना मिला के तो $900 की आ रही है। मतलब डिफरेंस उतना रह नहीं गया जितनी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। लाइक पूरा विंडोज का सपोर्ट जिसमें गेमिंग के साथ भाई एडिटिंग, स्ट्रीमिंग और बाकी सभी काम कर सकते हो। और बेस RTX 5070 पर भी DLSS 4 सपोर्टेड है जो कि भाई PS5 से बेटर ही है, क्योंकि भाई उसमें साइबरपंक जैसे गेम्स में 240 FPS मिल रहे हैं, जहां PS5 Pro के 4K 60 से ज्यादा परफॉर्मेंस में नहीं दे पाएगा। और अब तो एक्सक्लूसिव्स भी भाई 1-2 साल बाद आ ही जाते हैं PC पर। वैसे भी यार आपको मल्टीप्लेयर खेलने के लिए फिर PS Plus भी खरीदना पड़ेगा। तो Steam, Epic, Riot, GOG जो मर्जी लॉन्चर भाई वो यूज कर सकते हो अपने PC पे। एंड पूरा PC बिल्ड छोड़ो, अगर आपके पास ऑलरेडी एक PC बना हुआ है ना तो उसमें RTX 5070 का GPU लगाना शायद सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू पूरा PS5 Pro लेना। और अगर आप अभी भी मन ना बना पाए हो कि यार PS5 Pro लेना है या फिर नहीं, तो सिंपल सी बात समझ लो कि PlayStation की करंट जनरेशन को देखते हुए ये कंसोल ओवरकिल है। अगर आपको याद हो तो जब साइबरपंक 2077 रिलीज हुआ था तब मीम्स आते थे कि यार उसे चलाते ही लोगों का PS4 ब्लास्ट हो गया, या फिर RDR2 को चलाते हुए अब PS4 पे रोटी सेक सकते हो आप। इन्हीं इश्यूज की वजह से लोगों ने PS4 Pro खरीदा था। बट PS5 Pro के साथ प्रॉब्लम ये है कि यार अब तो कोई गेम आया ही नहीं है जो कि बेस PS5 हैंडल ना कर पाए। सारे गेम से स्मूथली रन कर ही देता है। और बात रही एक्सक्लूसिव्स की तो उनका तो भाई अकाल पड़ा हुआ है। एस्ट्रो बॉट, स्पाइडरमैन 2 कुछ गिने चुने टाइटल्स ही हैं जो कि PS5 पे अभी एक्सक्लूसिव है। हाँ इस साल शायद गोस्ट ऑफ यूटे आएगा और अगले 2-3 साल में वुल्वरीन, इंटरगैलेक्टिक वगैरह आ सकते हैं। सो सवाल यही है कि यार कुछ गिने चुने फर्स्ट पार्टी एक्सक्लूसिव्स खेलने के लिए इतना महंगा कंसोल लेना वर्थ इट है भी? वो भी भाई तब जब ये सभी गेम्स 1-2 साल बाद PC पर आ ही जाएंगे। हाँ PS4 की जनरेशन की तो भाई बात ही कुछ और थी। इतने सारे तगड़े गेम्स थे कि यार PS4 Pro लेना सेंस बनाता था। बट यार अभी तो PS5 Pro ओवरकिल है इन सभी गेम्स के लिए। जितनी परफॉर्मेंस ये प्रॉमिस कर रहा है ना उतना यूटिलाइज करने वाला गेम शायद ही आएगा। वैसे भी भाई ये PS5 Pro बहुत कम लोग ही लेने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों के पास PS5 बेस या फिर PS5 स्लिम होगा। तो डेवलपर्स को गेम बेस PS5 को ध्यान में रख के ही बनाना पड़ेगा, ना कि PS5 Pro को ध्यान में रख के। तो अगर कंसोल लेना ही है, एक्सक्लूसिव डे 1 पे खेलना ही है, GTA 6 खेलना है, तो PS5 इनफ है। आपको Pro की जरूरत
जरूरत नहीं है, बिकॉज जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो उतना डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा गेम प्ले में। हाँ, एक साल पहले मेरे से अगर यही सेम क्वेश्चन पूछते तो मैं PS5 खरीदने की जगह आपको प्रो के लिए वेट करने को कहता, बट यार हमें थोड़ी पता था उस टाइम पे कि यार प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। अगर अभी आप कंसोल लेने निकले हो ना तो PS5 का डिस्क एडिशन ले लो, सेल्स में 47,500 का मिल जाता है एंड आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। सो मैंने आपको हर एंगल से समझा दिया कि PS5 Pro लेना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, अनलेस अगर आप एक रिव्यूअर हो और मेरी तरह कंटेंट बनाने के लिए ले रहे हो, या फिर भाई आपके पास पैसे की कमी नहीं है। इन ऑल अदर केसेस बेस PS5 से आपका काम इजीली चल जाएगा, वरना पीसी तो भाई अच्छा ऑप्शन है ही। खैर, अगर आपको Nvidia की RTX 50 सीरीज के बारे में जानना है तो भाई लेफ्ट वीडियो देखो, और Nintendo Switch 2 के बारे में जानने के लिए भाई राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।